नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय करेंगे। उत्साह और पौरुष के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव के किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन व किशोरावस्था साधारण किसान व खेतीहर मजदूरों के समाज में रहकर व्यतीत हुआ। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की परीक्षा पास करके वे जीवन संग्राम में कूद पड़े। उनके जीवन में अनेक रूपता रही। उन्होंने प्रधानाध्यापक, युद्ध प्रचार विभाग के अधिकारी, प्राध्यापक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यसभा के सदस्य आदि भिन्न भिन्न पदों पर कुशलता से निर्वाह किया। इनके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी व आकाशवाणी की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में भी इन्होंने राष्ट्र की सेवा की। इनको साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1959 में सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और फिर इनको साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया। 1973 ईस्वी में इन्हें उर्वशी काव्य नाटक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। दिनकर की प्रसिद्धि का आधार इनकी काव्य रचनाएं हैं। यद्यपि इतिहास, निबंध, आलोचना में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, तो दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य जो संग्रह हैं इनके रेणुका, हुंकार, रसवंती, दवंद गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, जिसमें उर्वशी और पूर्वा के कामदत्तम का वर्णन है, रश्मिरथी जिसमें कर्ण का वर्णन है, परशुराम की प्रतीक्षा के अतिरिक्त इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली दिल्ली को इन्होंने एक विधवा नारी के समान माना है, नीम के पत्ते, नीलम कुसुम, हारे को हरिनाम आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनका इतिहास ग्रंथ है। निबंध और आलोचना, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, साहित्योन्मुखी, हमारी सांस्कृतिक एकता, धर्म, नैतिकता, विज्ञान, लोकदेव नेहरू, पंत प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त आदि। अनुवाद, आत्मा की आंखें नाम से D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किया इन्होंने। शिवम दिनकर की कुछ काव्य कृतियों का उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जो इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीयता और श्रृंगारिकता दोनों प्रवृत्तियां मिलती हैं, लेकिन वीर रस की जो कविता लिखी है वो अनूठी है। इन्होंने अपने समय के छायावादी और प्रगतिवादी कविता आंदोलनों में न बंधकर अपना मार्ग स्वयं निश्चित किया। इन्होंने खुद कहा है कि मैं छायावाद का अगुआ नहीं, पीछे लगुआ कवि हूँ। उन्हें हुंकार की राष्ट्रीय कविताओं से लोकप्रियता मिली। रसवंती संग्रह में श्रृंगार की कविताएं हैं। ये दोनों काव्य संग्रह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुए। दिनकर की कीर्ति का आधार उनके काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1951 प्रबंध काव्य हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध दर्शन व उर्वशी में प्रेम दर्शन को वाणी मिली है। कुरुक्षेत्र की रचना 2 विश्व युद्धों के पश्चात हुई थी, जब विश्व के बुद्धिजीवी युद्ध व शांति के प्रश्नों पर विचार करने लगे थे। कुरुक्षेत्र में कवि ने महाभारत प्रसंग को आधार बनाकर युधिष्ठिर व भीष्म के संवाद के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध युद्ध का समर्थन किया। इसने उर्वशी में उर्वशी और पूर्वा की प्रणय कथा है, जिसमें काम अध्यात्म की दुनिया को रचा गया है। कवि ने काम को धर्म के समान ही श्रेष्ठ कर माना है, उसे केवल इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं माना। दिनकर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है ओजस्वी स्वर में अन्याय का विरोध। इसी अन्याय का विरोध करते हुए वे हिंसा का भी समर्थन करते हैं, जो पाठक की चेतना पर असर डालता है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विशेष रूप से स्थान मिला है। उन्होंने भारत चीन युद्ध के संदर्भ में 1963 में परशुराम की प्रतीक्षा एक काव्य लिखा, जो उनके युद्ध और साहस के जीवन के उपयोगी गुण माना जाता है। दिनकर ने प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक भी, और दोनों में ही उन्हें सफलता मिली। दिनकर की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो है राष्ट्रीयता की भावना। दिनकर में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना सभी जगह देखी जा सकती है। इससे भारत में विगत स्वर्णिम युग की सुनहरी लेकिन ममतामयी करुण मूर्ति साकार हो उठती है और वर्तमान में समस्याओं में जकड़े हुए भारत की दुर्दशा पर भरपूर असंतोष व्यक्त हुआ है। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो जन जागरण की भावना। दिनकर जी ने अपने काव्य की रचना करके भारतीय जनता को बदलते समय के अनुसार जागृत करने का सफल प्रयास किया है।
भारतवर्ष की आज़ादी से पहले अपने आप को ओजस्वी वाणी द्वारा अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरोध के लिए जन सामान्य में चेतना का शंखनाद किया है और प्रगतिवादी स्वर की प्रधानता है। मानवतावाद की भावना। दिनकर जी मानते थे कि व्यक्ति की जो पूजा है वो गुणों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। मानव कल्याण के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काव्य की रचना की। रश्मिरथी में उन्होंने मानवता के प्रति कर्ण को आदर्श की भूमि पर अधिष्ठित किया। दिनकर ने मानव धर्म को अत्यंत व्यापक अर्थों में स्वीकार किया है और मानव कल्याण के प्रति उनके आदर भाव का भी परिचय मिलता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है भारतीय संस्कृति का चित्रण। दिनकर के काव्य में भारतीय संस्कृति का सजीव और विशद चित्रण हुआ है। भारतीय संस्कृति में आत्मवाद को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। शारीरिक उपलब्धि की अपेक्षा आत्मिक उपलब्धि ही मनुष्य की चरम उपलब्धि मानी गई है। दिनकर जी का मत है कि मनुष्य को अपने शरीर को मन में लीन कर लेना चाहिए, न कि मन को शरीर में लीन करें। तो दिनकर ने 2 लाइन भी बोली है इसके लिए। और सिखाओ भोगवाद को यही रीति जन जन को, करे विलीन देह को मन में, नहीं देह में मन को। तो मानव मात्र में आध्यात्मिक एकता, अखंडता का समन्वय, त्याग और भोग की समन्वित सत्ता, मानव की सद्वर्तियों का आदर आदि भारतीय संस्कृति के अनेक मूलभूत तत्वों का वर्णन भी दिनकर जी ने अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। मानव में अंतर को देखकर भी दिनकर जी का हृदय उद्वेलित हो उठता है। शोषित व पीड़ित वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति बढ़ती है तथा न्याय और समता के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है और शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, और ये लाइनें इनकी 2 बहुत ही फेमस हैं और पेपर में भी बार बार आती हैं कि सवानों को मिलता, सवान का मतलब होता है कुत्ते, कि सवानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो क्रांति का उद्घोष। दिनकर जी के मन में सामाजिक विषमता को लेकर आक्रोश बढ़ जाता है। उन्होंने इस सामाजिक चुनौती को स्वीकार किया है कि विषमता के विरुद्ध क्रांति का नारा बुलंद किया और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। ओज गुण की प्रधानता। दिनकर जी काव्य में माधुर्य भाव की अपेक्षा ओज गुण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में ओज गुण प्राण डालने वाली शक्ति भर देता है। हुंकार और सामधेनी काव्य संकलनों में ओज गुण से परिपूर्ण कविताएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा भी आग बरसाने वाला काव्य है। ओज गुण तो इसके काव्य में प्रधान था ही, लेकिन इन्होंने एक श्रृंगार और प्रेम का भी निरूपण किया है। रसवंती और उर्वशी जो काव्य लिखे इन्होंने, उसमें इनका श्रृंगार और प्रेम उनका निरूपण भी देखा जा सकता है। विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता दिनकर जी के काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अवचेतन मन की उलझी हुई संवेदना का इनके काव्य में कहीं भी चित्रण नहीं है। सौंदर्य और उपयोगिता का अनुपम समन्वय इनके काव्य में सभी जगह दिखाई पड़ता है। उनका कथन है कि सुंदर काव्य का गुण परे है, परंतु उपयोगी होना भी इसका ध्येय है, इसलिए बिना दोनों का ग्रंथि बंधन हुए सत्काव्य की सृष्टि संभव नहीं। दिनकर जी का काव्य इस परिभाषा पर पूर्णतः खरा उतरता है। भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। शब्द योजना पुष्ट और भावानुकूल है। प्रत्येक शब्द भाव और विचारों का वाहक बनकर आया है। भाषा शैली विचार और भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति देने में सक्षम है। दिनकर का काव्य भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का है। और दिनकर जी के काव्य में छायावादी काव्य की भांति कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। भाषा शैली बड़ी सरल, सुबोध और सुस्पष्ट है। शब्दों के चमत्कारी प्रयोग का लालच उनके काव्य में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, अतः उनकी शैली अत्यंत प्रौढ़ और परिमार्जित है। दिनकर जी के काव्य में छंद योजना नवीनता लिए हुए है और अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी उल्लेखनीय है। भाव और भाषा के समुचित सामंजस्य ने उनकी रचनाओं में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। धन्यवाद।